हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से हमारे चैनल सिविल इंजीनियर्स पॉइंट पे। चलिए बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में इवेपोरेशन की बात कर ली थी। क्लियर, हमने इवेपोरेशन के फैक्टर्स और इवेपोरेशन को कैसे कम करना, यानी कि मेथड ऑफ रिडक्शन, सारी बातें जान ली थी। क्लियर, सारी चीजें आप लोग को आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपीरेशन। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बेटा, तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे लिविंग प्लांट्स को छोड़ करके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। क्लियर, ट्रांसपीरेशन क्या है, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे लिविंग प्लांट से क्या करते हैं कि स्केप हो जाते हैं एनवायरनमेंट में। क्लियर है बात। तो एक ऐसा है, एक तरह का लॉस है। क्लियर, लॉस हुआ ये भी इवेपोरेशन की तरह। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इवेपोरेशन में वाटर बॉडी से वाटर का लॉस होता था और यहाँ पे लिविंग प्लांट से, यानी कि उनकी लीव्स से, उसकी पत्तियों से जो पानी का इवेपोरेशन हो जाएगा वहां से, मतलब ट्रांसपीरेशन प्रोसेस वो कहलाएगी। क्लियर है। चलिए तो लिख लीजिए, इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। ट्रांसपीरेशन, इट इज the biological process in which water leaves the living plants and reaches to atmosphere। क्लियर है, क्लियर है। तो जो भी अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट्स के रूट एक्सट्रैक्ट करेंगे, कहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, सॉइल से। क्लियर, जो पौधे होते हैं अपना पानी कहां से लेते हैं, सॉइल से। क्लियर, डायरेक्ट तो लेते नहीं, वो सॉइल में बारिश हुई, हमने उनको अलग इरिगेशन किया उनको, ठीक है, तो उनको पानी दिया, तो रूट में जो मॉइस्चर रहता है वही वो यूज करते हैं। क्लियर, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रहता है जिसका वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, वो क्या होता है, लीव्स से जो उसमें स्टोमेटा रहते हैं, उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं, रंध्र जिनको बोलते हैं, उससे क्या हो जाता है, वो उड़ जाता है। क्लियर, या एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, एयर वेपर में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपीरेशन। चलिए, तो जैसे कुछ फैक्टर थे अपने इवेपोरेशन को जो उसको बढ़ाते थे घटाते थे, ठीक है, इसी प्रकार से कुछ फैक्टर यहाँ पे अपने ट्रांसपीरेशन के लिए। ठीक है, लगभग कॉमन सी प्रोसेस है ये। ठीक है, चलिए, तो पहला फैक्टर कौन सा होगा, हीट। क्लियर, पहला फैक्टर कौन सा होगा अपना, हीट। नोट कर लीजिए, या फिर टेम्परेचर, हेडिंग बना लीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन। ठीक है, पहला है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। तो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण वहां से वाटर का ट्रांसपीरेशन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। मींस कि टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा क्या, हमारा ट्रांसपीरेशन। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हाई टेम्परेचर reduces relative humidity। due to this transpiration increases। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए पॉइंट। चलिए सेकंड फैक्टर में चले अपने, सेकंड फैक्टर में जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की लीव में क्या होते हैं, स्टोमेटा, यानी कि छिद्र, छोटे छोटे छिद्र। तो वो जो छिद्र होते हैं वो कब ओपन होते हैं, जब लाइट की ज्यादा प्रेजेंस रहती। क्लियर, मतलब कि वो प्रेजेंस ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
तो मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर ज्यादा लाइट प्रेजेंट रहेगी तो स्टोमेटा क्या होंगे, पूरी तरह से ओपन होंगे, और वो जितना ज्यादा ओपन होंगे उतना ही ज्यादा वहां से वाटर का लॉस यानी कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा फैक्टर हमारा क्या होगा, लाइट। ठीक है, चलिए नोट करिए, लाइट। लाइट नोट करिए, प्रेजेंस ऑफ लाइट is directly proportional to transpiration। नोट कर लीजिए सेकंड पॉइंट। चलिए बेटा, थर्ड पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। थर्ड पॉइंट क्या अपना, वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो वाटर अवेलेबिलिटी कैसे इसको प्रभावित करेगा, जब वाटर अवेलेबल रहेगा तभी ना ट्रांसपिरेशन होगा। अगर पानी वहां पे पहले से ही कम होगा, यानी कि रूट में हमारे मॉइस्चर जो है वो सॉइल से कम एक्सट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ज्यादा अमाउंट में नहीं है, तो ट्रांसपिरेशन अपने आप कम हो जाएगा। और अगर सॉइल में ज्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है वेजिटेशन को जा रहा है, अपने प्लांट्स को जा रहा है, तो क्या होगा, वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात, चलिए तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और मॉइस्चर increases transpiration। ठीक है, मतलब मोर वाटर मीन्स मोर ट्रांसपिरेशन एंड लेस वाटर मीन्स लेस ट्रांसपिरेशन। क्लियर है, चलिए आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट चले। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ लीव्स। क्या, सरफेस एरिया ऑफ लीव्स। क्लियर, कि सरफेस और एरिया ऑफ लीव्स कैसे उसको प्रभावित करेगा, सोचिए। हमने क्या बात की थी इवेपोरेशन में, जितना ज्यादा एरिया रहेगा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा लाइट के सन के कांटेक्ट में आएगा, इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। क्लियर, उतना ज्यादा होगा। तो मान लो ये हमारा पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, उसकी रूट्स। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सॉइल। ठीक है, सॉइल प्लस मॉइस्चर। ठीक है, तो रूट्स जो होंगी मॉइस्चर सॉइल से क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगी और अपने इसके ग्रोथ के लिए, वेजिटेशन के प्लांट की ग्रोथ के लिए देंगे। ठीक है, अब मान लो हमारा कोई एक लीव है यहाँ पे, ठीक है, एक कोई पत्ती है ऐसा, ठीक है, उसमें क्या होगा, कुछ ऐसे रहती है ना, ठीक है, तो क्या होंगे यहाँ, स्टोमेटा होंगे। क्या होंगे, स्टोमेटा। क्लियर है, क्या बोलते हैं इनको, स्टोमेटा, या हिंदी में रंध्र, छिद्र। ठीक है, चलिए, तो क्या बात करते हैं हम, सरफेस एरिया की, यानी कि लीव्स का। लीव्स का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो स्टोमेटा का जो साइज होगा उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर, और स्टोमेटा की अवेलेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर, तो जितना ज्यादा हमारा साइज होगा उतना ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। डायरेक्ट सीधी से कहने की बात ये। ठीक है बात, मतलब क्या है कि जितना ज्यादा हमारा सरफेस एरिया होगा हमारी लीव्स का, मतलब उसकी
पत्ते का आकार जितना बड़ा होगा हमारा ट्रांसपिरेशन उतना ही ज्यादा होगा। अगर हमारे पेड़ की पत्ती छोटी छोटी है तो उससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा। क्लियर बात? चलिए तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। A leaf having more surface area tends to more transpiration। क्लियर है? टेंस टू मोर ट्रांसपिरेशन। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसीलिए हमारे रेगिस्तान में कैसे कटीले झाड़ियां या पौधे ज्यादा होते हैं। क्लियर बात? क्योंकि वहां क्या होता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी क्या रहती, कम रहती। क्लियर? तो वहां जो रंध्र होते हैं स्टोमेटा, उनके जगह क्या रहते हैं, कांटे रहते हैं। क्लियर? जिससे क्या हो, हमारा ट्रांसपिरेशन लॉस कम से कम हो। आ गई बात समझ में आपको? आ गई बात समझ में आपको? चलिए आगे चले, आगे चले। चलिए चलिए नोट लिखिए, नोट, नोट लिखिए। फर्स्ट नोट लिखिए, ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय फीटोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? फीटोमीटर। नोट करिए। चलिए एक बेसिक सा नोट और लिखिए। क्या इवापोरेशन जो होता है बेटा अपना, क्या होता है कि वो डे और नाइट दोनों पे ऑनगोइंग प्रोसेस होती। क्लियर? लेकिन जो ट्रांसपिरेशन होती बेटा, ये क्या लाइट की अवेलेबिलिटी में ही होती है। क्लियर? तो ये उनके बीच में बेसिक सा डिफरेंस है। क्लियर? तो नोट कर लीजिए इस डिफरेंस को, नोट कर लीजिए। Evaporation process is confined in day and night both, but 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 transpiration process is confined in daylight hours। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब चलिए, अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन अगर साथ में हो रहा हो, क्लियर है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हमारे यहाँ पे सॉइल है या इसके आसपास कोई वाटर बॉडी है, कोई तालाब है, उसके किनारे पेड़ लगे हुए हैं, तो क्या वो इवेपोरेशन नहीं होगा? क्या होगा? तो इवेपोरेशन भी होगा और हमारे विश्लेषण से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन भी होगा। क्लियर? तो इस कंबाइंड प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन। क्लियर है बात? क्या बोलेंगे, इवेपो ट्रांसपिरेशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बारे में बात करते हैं।
चलिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई वाटर बॉडी प्रेजेंट है, क्लियर, ठीक है, ये क्या है, वाटर बॉडी, वाटर बॉडी, क्लियर है। तो यहां से क्या होगा, अगर यहाँ पे सन है अपना, ठीक है, ये क्या है, सन, तो ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन, और वाटर से क्या होगा, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ओनली वाटर से नहीं, जो वेजिटेशन है ना, अपना सॉइल है ना, वेजिटेशन का जो सॉइल है ना, इससे भी क्या होगा, इवेपोरेशन, ठीक है, इसमें भी मॉइस्चर प्रेजेंट है ना सॉइल में, तो इससे भी क्या होगा, इवेपोरेशन, ठीक है। तो इस कंबाइंड प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवेपोट्रांसपिरेशन। लिखिए, चलिए हेडिंग डालिए, इवेपो ट्रांसपिरेशन, क्लियर, इवेपो ट्रांसपिरेशन किससे किससे मिलके मिला है ये, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, ठीक है, आ गई बात समझ में, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए, तो क्या है, इट इज द डायरेक्ट मेजर्ड ऑफ वाटर consumed by plants during its soil growth। क्लियर है बात, क्लियर हो गई, क्योंकि साथ साथ में उसके जो आसपास का जो सरफेस है, सॉइल सरफेस है, वाटर बॉडी है, उससे इवेपोरेशन भी हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उस कॉमन प्रोसेस को हम, इवेपोट्रांसपिरेशन। चलिए, इसको हम क्या बोलते हैं, also known as कंजम्पटिव यूज, क्या बोलते हैं, कंजम्पटिव यूज, एंड रिप्रेजेंटेड बाय CU। क्लियर है, रिप्रेजेंटेड बाय CU, नोट कर लो। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लिया इसको, चल बेटा, अब हमने क्या देखा था, प्रेसिपिटेशन में क्या देखा था, कि जहां पे सेम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि सेम डेप्थ में वाटर प्रेजेंट रहता है, उन पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलते थे हम, आइसोहाइड्स। याद है कि नहीं याद है, क्या बोलते थे उसको हम, आइसोहाइड्स। ऐसे ही जहां पे इवेपोट्रांसपिरेशन जिन पॉइंट्स में सेम होंगे, उन पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम, आइसोप्लिथ। क्लियर है बात, क्या बोलेंगे, आइसोप्लिथ। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए, आइसोप्लिथ, आइसोप्लिथ, ठीक है। क्या है, ये एक इमेजरी लाइन है जिस किसको जोड़ती है, ये जहां पे सेम इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन joining of points having same evapotranspiration, having same evapotranspiration,
क्लियर है? क्या बोलेंगे उसको हम? आइसोप्लिक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? अपना प्रेसिपिटेशन में जहां पे सेम डेप्थ ऑफ वाटर जिन पॉइंट्स में रहता है और उनको जोड़ने वाली लाइन को क्या बोल देते हैं हम? आइसोहाइट। और इसको क्या बोलते हैं जहां पे सेम इवेपोट्रांसपिरेशन रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोप्लिक। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल। चलिए बेटा आगे चलें, आगे चलें। अब हम इनकी मेथड्स के बारे में जानते हैं कि इवेपोट्रांसपिरेशन को किस मेथड से मेजर किया जाता है। ठीक है, मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन। क्लियर है? चलिए, तो पहली होती है अपनी लेसिमीटर। क्लियर है? हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है लेसिमीटर, उससे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, दूसरे को होती है हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला होता है पेनमैन इक्वेशन। क्लियर है? उससे भी हम मेजर करते हैं। और एक तीसरी होती है हमारे पास बेनरी-क्रिडल मेथड। ठीक है, बेनरी-क्रिडल मेथड। ठीक है, तो इन तीनों का नाम नोट कर लें पहले। लेसिमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? पेनमैन इक्वेशन, पेनमैन इक्वेशन। एंड थर्ड क्या है अपनी? बेनरी-क्रिडल। ठीक है, चलिए तो बेटा लगभग आज हमारा ये भी चैप्टर एंडिंग की ओर है। ठीक है, इवेपोरेशन के बाद ये ट्रांसपिरेशन और इवेपोट्रांसपिरेशन बस एंडिंग की ओर चल रहा है। तो कुछ दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर है? और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कराइए। ये छूट गया क्या यहाँ पे? बेनरी-क्रिडल। चलिए, तो होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगी सारी चीज। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हाइड्रोलॉजी। शुरू से जो हम लोग पढ़ते चले और उसमें कहीं आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर? लगता कि नहीं कोई डाउट होना चाहिए, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो गेट के ही कॉन्सेप्ट या ईएस का या किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के होते हैं तो कोई टॉपिक उसमें छोड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, जो भी हमारा सिलेबस में रहता है वो सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए जाएंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेनरी-क्रिडल मेथड पे, पेनमैन इक्वेशन पे, लेसिमीटर पे बात करेंगे और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर है? तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए, बाय बाय।